Welcome to MLT with Dr. Naeem. Please subscribe our channel. Assalamu alaikum, dear viewers. Today we will discuss the chronic inflammation. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन को डिस्कस किया था और फिर उसमें डिफरेंट सेल्स जो इन्वॉल्व थे वो हमने डिस्कस की। तो आज की जो लेक्चर है उसमें हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, जितनी भी सेल्स इन्वॉल्व होंगे वो सेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है क्या चीज? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। जिस तरह हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहा था कि वो सिमल्टेनियसली होते हैं, वो जल्द होते हैं, वो सेकंड टू डेज टू वीक्स होते हैं, डेज होते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो वीक्स टू ईयर होते हैं, इन विच कंटिन्यू इन्फ्लेमेशन, टिश्यू इंजरी एंड हीलिंग ऑफन बाय फाइब्रोसिस प्रोसीड सिमल्टेनियसली। सेकेंड इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन था उसमें हमने डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन डिस्कस किया था कि किस तरह वो प्रोसेस हो रहा है, लेकिन क्रॉनिक में तीनों जो प्रोसेस है वो सिमल्टेनियसली हो रहा है। कौन कौन से? इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, टिश्यू इंजरी भी हो रहा है और हीलिंग प्रोसेस भी हो रहा है। ये तीनों प्रोसेस सिमल्टेनियसली हो रहा है। तो इसी टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन को हम कहेंगे कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। Chronic inflammation is characterized by a different set of reaction. कौन कौन सी? Infiltration with the mononuclear cell including lymphocyte, macrophages and plasma cells। जिस तरह हमने acute inflammation में कहा था कि जो इन्फिल्ट्रेशन होंगे तो कौन से सेल्स के होंगे, वो प्रीडोमिनेटली न्यूट्रोफिल का था, लेकिन यहाँ पे मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल इन्वॉल्व है। टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है largely induced by inflammatory cells। जो ये जो inflammatory cells आ रहा है वो टिश्यू इंजर या डिस्ट्रक्ट भी कर रहा है। रिपेयर क्या है? इन्वॉल्विंग न्यू वेसल प्रोलिफरेशन एंड फाइब्रोसिस। और इसी के साथ साथ जो इंजरी है, इन्फ्लेमेशन है, इसके साथ साथ सिमल्टेनियसली रिपेयर के प्रोसेस भी हो रहा है। और ये जो तीनों प्रोसेस है ये आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से सेल्स इसमें इन्वॉल्व है और किस तरह ये तीनों प्रोसेस सिमल्टेनियसली चल सकते हैं। It means chronic inflammation is the process in which destruction and repair process go side by side। तो इसमें यह है कि जो इन्फ्लेमेशन है और रिपेयर प्रोसेस है ये दोनों सिमल्टेनियसली साइड बाय साइड चल रहा है, कि वो इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है और इसके साथ साथ जो रिपेयर प्रोसेस है वो भी स्टार्ट है। अब डिफिनीशन, स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है? इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, वीक्स और मंथ्स। जिस तरह हमने एक्यूट कहा था कि वो बिल्कुल उसका शॉर्ट ऑनसेट होते हैं और विद इन सेकंड वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसी तरह ये जो इन्फ्लेमेशन है प्रोलॉन्ग, ये वीक्स टू मंथ तक ये परसिस्ट होता है, इन विच एक्यूट इन्फ्लेमेशन, टिश्यू इंजरी एंड अटेम्प्ट टू रिपेयर कोएग्जिस्ट इन वेरिंग कम्बिनेशन। ये तीनों प्रोसेस जो है वो कम्बिनेशन में चल रहा है। अब इसकी काजेस क्या है? परसिस्टेंट इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स दैट आर डिफिकल्ट टू एरेडिकेट। ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज जो हमारी बॉडी इजीली एरेडिकेट नहीं कर सकती, तो उसी टाइप ऑफ इन्फेक्शन की वजह से कौन से ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन काज हो रहा है। जिस तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो ट्यूबरकुलोसिस काज कर रहा है, तो ट्यूबरकुलोसिस इज वन एग्जांपल ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जिस तरह हमने एक्यूट कहा था कि उसमें अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगी तो वो न्यूट्रोफिल वगैरह आएंगे और उसको इनगल्फ करेंगे और ख़त्म और डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन ये जो इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म है ये हमारी बॉडी इजीली इसको एरेडिकेट नहीं कर सकती, इसको किल नहीं कर सकती। तो जब उसको किल नहीं कर सकती तो ये परसिस्ट होंगे और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। इसमें सम फंजाई, वायरस एंड पैरासाइट भी है, वो भी ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट। जिस तरह हमने इन्फेक्शियस एजेंट का कहा कि कौन कौन से इन्फेक्शन ऐसे हो सकते हैं, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस भी है और अदर फंजाई और पैरासिटिक इन्फेक्शन भी है। इसी तरह prolonged exposure to of toxic agent। अब अगर एक टॉक्सिक एजेंट है
और उसको आप प्रोलॉन्गली एक्सपोजर हो तो उसको हम कहेंगे कि ये टॉक्सिक एजेंट की वजह से है। इसमें 2 टाइप्स हैं, एक है एंडोजेनस और एक है एक्सोजेनस। कि एंडोजेनस टॉक्सिक एजेंट कौन से है, वो एक्सोजेनस एथेरोस्क्लेरोसिस, जिस तरह फैट डिपोजिशन हो रहा है इन द वेसल, और वो फिर क्या कर रहा है, वो वेसल नैरो वेन काज कर रहा है और उससे टिश्यू को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो उससे इंजरी होंगी और ये प्रोलॉन्ग के लिए होंगी, तो इसको हम एंडोजेनस कहते हैं। एक होता है एक्सोजेनस, जिस तरह इनहेल पार्टिकुलर सिलिका व्हिच कैन इंड्यूस अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इन द लंग्स, जिसको हम सिलिकोसिस कहते हैं। ये एक्सोजेनस है कि अगर आप सिलिका को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इनहेल कर रहे हैं तो वो आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है और वो सिलिकोसिस काज कर रहा है, और वो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द chronic inflammation। इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक है कि इसमें एक इम्यून मेडिएटेड भी है, जिस तरह हमने इन्फेक्शस रिलेटेड कहा, सेकंड हमने टॉक्सिक एजेंट एक्सपोजर की वजह से इन्फ्लेमेशन का, थर्ड वन जो है इम्यून हाइपर मेडिएटेड डिजीज, जिस तरह जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज भी कहते हैं, जिस तरह हमारी जो अपना इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट रिएक्शन स्टार्ट कर ले तो उसको हम कहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी या इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फॉलोड टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन। फिर ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्टली ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो, लेकिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर लॉन्ग टाइम के लिए वो परसिस्ट होंगे तो वो फिर कन्वर्ट होंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। तो उसका जो एग्जांपल है वो ऑस्टोमाइलाइटिस है एंड निमोनिया काजिंग लंग एब्सेस। तो अगर लंग इन्फेक्शन काज हो जाए और फिर वो रिकवर ना हो जाए जल्दी और वो इन्फ्लेमेशन परसिस्ट हो जाए तो वो फिर कन्वर्ट होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। तो ये एक एग्जांपल है, या ऑस्टोमाइलाइटिस है। तो ये 2 एग्जांपल क्या है कि फर्स्ट एक्यूट इन्फ्लेमेशन होंगी लेकिन वो फिर रिकवर नहीं होंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट होंगे तो फिर वो कन्वर्ट होंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये भी हो सकता है कि अगर बार बार एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उससे फिर वही टिश्यू में वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी डेवलप हो सकता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्टिंग डिनो मीन कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन न्यू स्टार्ट हो जाए, देयर इज नो एक्यूट फेज, एक्यूट फेज इसका नहीं होता है, डायरेक्टली ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिनो। इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक फ्रॉम बिगिनिंग लो पैथोजेनिसिटी, जिस तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो वो ये बैक्टीरिया अगर बॉडी में एंटर हो जाए तो वो लॉन्ग टाइम के लिए उसके जो रेप्लिकेशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए बॉडी में रहता है और स्लोली हमारे टिश्यू को इंजर कर रहा है और हमारी जो फेगोसाइटिक सेल्स है वो आएंगे लेकिन उसको किल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से क्या होगा, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप कर सकेंगे। फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन सा है, जिस तरह हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कहा था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंट सेल्स है, इसी तरह हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कहेंगे कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कौन सी सेल्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इसमें लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, एसिनोफिल, मास्ट सेल एंड समटाइम न्यूट्रोफिल, लेकिन मोस्टली लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होंगी, अगर एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो उसका मॉर्फोलॉजी किस तरह होंगी। मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन मीन कि अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी टिश्यू है अगर वो आप अंडर द माइक्रोस्कोप एग्जामिन कर ले तो आपको क्या नजर आएंगे, मोनोन्यूक्लियर सेल, जिस तरह लिम्फोसाइट है या मैक्रोफेजेस है। एक्यूट में हमने कहा था कि पॉलीमार्फोन्यूक्लियर सेल जो न्यूट्रोफिल है, और जो मोनोन्यूक्लियर से वो मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स। प्रोलिफरेटिव चेंजेस इन अटेम्प्ट टू हीलिंग, और इसी तरह प्रोलिफरेटिव चेंजेस भी आपको नजर आएंगी और हीलिंग प्रोसेस भी आपको नजर आएंगी कि फाइब्रोसिस वगैरह हुआ है। टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस, और ऐसे भी हो रहा है कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है और नेक्रोसिस वो भी आपको नजर आएंगी। सेल्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कौन से हैं, मैक्रोफेजेस आर द डोमिनेंट सेल इन मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन।
तो अगर एमसीक्यूज आ जाए कि प्रीडोमिनेंट सेल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कौन से हैं, तो आप इजीली मैक्रोफेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस क्या है? मैक्रोफेजेस फंक्शन फेगोसाइटोसिस है, इनिशिएट टिश्यू रिपेयर है, और सीक्रेट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन कौन सी टीएनएफ, इंटरल्यूकिन 1 एंड केमोकाइन ये रिलीज कर रहा है। और इसके फंक्शन क्या है? ये टी सेल को भी एक्टिवेट कर रहा है और ये अदर सेल्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये बेसिक फंक्शन ऑफ द मैक्रोफेजेस। डिस्प्ले एंटीजन टू टी लिम्फोसाइट, ये इसका अनदर फंक्शन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है कि वो एंटीजन को टी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड टू सिग्नल फ्रॉम टी लिम्फोसाइट। और ये भी है कि जब टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाए और वो डिफरेंट मीडिएटर को रिलीज कर रहा है, तो वही मीडिएटर फिर मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो मैक्रोफेजेस उसको रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो ये भी फंक्शन ऑफ द मैक्रोफेजेस है। ओरिजिन ऑफ द मैक्रोफेजेस कहाँ से आ रहा है? आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि अब ये मैक्रोफेजेस कहाँ से आ रहा है। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल एंड बोन मैरो ब्लड सेल फॉर्मेशन, जितनी भी हेमाटोपोइटिक सेल्स है वो कहाँ से आ रहे हैं? बोन मैरो में प्रोडक्शन हो रहा है, फिर सर्कुलेशन में आ रहा है, सर्कुलेशन से फिर मोनोसाइट जब टिश्यू में आएंगे तो वो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। प्रोजेनिटर सेल है एम्ब्रियोनिक यॉक्सेक और फेटल लीवर, अगर ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होंगे तो वो एम्ब्रियोनिक यॉक्सेक या फेटल लीवर में भी ये प्रोड्यूस हो रहा है। सर्कुलेटिंग फ्रॉम दिस ओरिजिन आर कॉल्ड मोनोसाइट, अगर ये सर्कुलेशन में होंगे तो उसको हम मोनोसाइट कहेंगे, और जब ये माइग्रेटेड हो जाते हैं टिश्यू को तो उसको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। मैक्रोफेजेस और डोमिनेंट सेल इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये प्रीडोमिनेंट सेल्स हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, और डिफरेंट ये जो मैक्रोफेजेस है वो डिफरेंट टिश्यू में उसको डिफरेंट नाम दिया हुआ है। जिस तरह अगर ये लिवर में है तो उसको हम कॉपर सेल कहते हैं, अगर ये सीएनएस में प्रेजेंट होंगे तो उसको हम माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं, अगर ये लंग में है तो इसको हम एल्वेलुलर सेल्स कहते हैं, और स्प्लीन एंड लिम्फ नोड में है तो इसको हम कहेंगे साइनस एस्ट्रोसाइट। तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि लिवर में इसको क्या कहते हैं, लंग्स में, सीएनएस में, या स्प्लीन या लिम्फ नोड में। एक्टिवेशन पाथवे ऑफ द मैक्रोफेजेस, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर इन्फ्लेमेशन होंगे तो मैक्रोफेजेस किस तरह एक्टिवेट होंगे। तो सबसे पहले ये 2 टाइप्स ऑफ पाथवे है जिसके थ्रू ये मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे। एक को हम क्लासिकल पाथवे कहते हैं और एक को हम अल्टरनेटिव पाथवे कहते हैं। तो माइक्रोब्स या इंटरफेरोन गेमा, अगर ये दोनों मैक्रोफेजेस को, इन दोनों को एक्सपोज हो जाए तो ये एक्टिवेट कर रहा है मैक्रोफेज को इन क्लासिकल पाथवे में। तो क्लासिकल पाथवे में जब भी मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे तो ये आरओएस, नाइट्रस ऑक्साइड, लाइसोमल एंजाइम ये रिलीज करेंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रस ऑक्साइड, लाइसोजाइम एंड एंजाइम। तो इन तीनों 4 जो कंपोनेंट्स है, इसके फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है माइक्रोबाइसिडल एक्शन, मीन कि ये माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर रहा है। फेगोसाइटोज एंड किलिंग ऑफ मनी बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये डायरेक्टली इसकी फंक्शन क्या है? इसको ख़त्म कर रहा है। अब ये इंटरल्यूकिन 1, 12 एंड 23 केमोकाइंस भी रिलीज कर रहा है, तो उसकी फंक्शन क्या है? ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को प्रोसीड कर रहा है, मीन कि ये अदर सेल्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है और वहाँ पे ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को आगे लेकर जाएंगे। इसके बाद जब ये इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 4 ये क्या कर रहा है? ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर रहा है इन अल्टरनेटिव पाथवे में। जब ये अल्टरनेटिव पाथवे में एक्टिवेट हो जाए तो ये क्या रिलीज करेंगे? ग्रोथ फैक्टर एंड टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा ये रिलीज कर रहा है, तो उसके फंक्शन क्या है? टिश्यू रिपेयर एंड फाइब्रोसिस। और इंटरल्यूकिन 10 और टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा ये इसके फंक्शन क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है, तो इन्फ्लेमेशन ये सप्रेस भी कर रहा है। तो इसी तरह ये एक्यूट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमने कहा था कि इसमें इन्फ्लेमेशन, रिपेयर प्रोसेस एंड डिस्ट्रक्शन ये सारे प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। तो वो किस बेस पे हो रहा है? वो इसी बेस पे हो रहा है कि यहाँ पे जो मोनोसाइट मैक्रोफेजेस है वो डिफरेंट पाथवे में एक्टिवेट हो रहे हैं, और
यहाँ पे एक लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस तो नहीं होंगे, वो मल्टीपल होंगे। तो some cells activate in the classical pathway, some cell activate in the alternative pathway। तो ये सारे जब एक्टिवेट होंगे तो ये इन्फ्लेमेशन और टिश्यू फाइब्रोसिस और रिपेयर ये सारे प्रोसेस सिमल्टेनियसली होंगी। तो इसको इसलिए ये इसको हम कहेंगे कि ये तीनों सिमल्टेनियसली होंगी। ये किस बेस में, किस वजह से? मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट की वजह से। मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन वही जो पाथवे मैंने डिस्कस की वही सेम है कि क्लासिकल पाथवे है और एक अल्टरनेटिव पाथवे है। माइक्रोबेसिडल एक्टिविटी या हेल्पिंग इन्फ्लेमेशन, और अल्टरनेटिव में अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो उसकी फंक्शन क्या है? टिश्यू रिपेयर है और इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। क्लासिकल पाथवे अब क्या है? स्कैटर ऑल ओवर टिश्यू, जिस तरह माइक्रोग्लिया, कोबलस, हिस्टोसाइट और एल्वेयर मैक्रोफेजेस सर्कुलेट एज मोनोसाइट एंड रीच साइट ऑफ द इंजरी विदिन 24 to 48 hours and transform become activated by T cell divides chemokine, endocrine and other products of the inflammation। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी टिश्यू है उसमें ऑलरेडी मैक्रोफेजेस भी है, और जब इन्फ्लेमेशन होंगी तो टिश्यू सर्कुलेशन से भी मैक्रोफेजेस कहाँ पे आएंगे? टिश्यू में आएंगे। तो ये फिर एक्टिवेट होगा इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल पाथवे। Activation increase product of reactive oxygen species nitrous oxide, also regulate the lysosomal enzyme। All these have the ability to kill the microorganism। तो उसकी मेन जो क्लासिकल पाथवे की जो एम है, एम प्रोडक्ट क्या होता है कि माइक्रोब को किल करना। अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होगा? दिस पाथवे इज इंड्यूस्ड बाय सर्टेन साइटोकाइन। कौन से? इंटरल्यूकिन 13 और 4 प्रोड्यूस बाय टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होंगी तो वो ये दो इंटरल्यूकिन को रिलीज कर रहा है, तो वो क्या करेंगे? सेल्स को, मैक्रोफेजेस को अल्टरनेटिव पाथवे में एक्टिवेट कर रहे हैं। Alternatively activated macrophages are not actively microbacidal, instead their principal role is tissue repair। अब ये जो जब एक्टिवेट होंगे अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू, तो वो फिर माइक्रोबेसिडल एक्टिविटी नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? टिश्यू रिपेयर वाले जो एक्टिविटी है वो करेंगे। They secrete growth factor that promote angiogenesis, activate fibroblasts and stimulate collagen synthesis। तो उसकी फंक्शन क्या है? एंजियोजेनेसिस स्टार्ट कर प्रमोट कर रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि फाइब्रोस टिश्यू बन जाए, रिपेयर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, और कोलेजन की सिंथेसिस भी स्टिमुलेट कर रहा है। It may be that in response to most injurious stimuli, मैक्रोफेज आर इनिशियली एक्टिवेटेड बाय द क्लासिकल पाथवे। इनिशियली ये क्लासिकल पाथवे में एक्टिवेट होंगे, डिजाइन टू डिस्ट्रॉय द अफॉर्डिंग एजेंट, ताकि जो फॉरेन एजेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। और उसके बाद जो है designated destroy founding agent, and that is followed by alternative activation which initiate tissue repair। और एक जो है alternative activation है जो tissue repair को स्टार्ट कर रहा है। रोल ऑफ लिम्फोसाइट क्या है? मोबिलाइज इन बोथ एंटीबॉडी एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये मोबिलाइज हो रहा है इन बोथ एंटीबॉडी एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में। लिम्फोसाइट की फंक्शन क्या है? तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में। अब जो है सेकंड जो ऑलरेडी जो हम एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें अनदर जो इम्पोर्टेंट सेल्स है वो है लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट का रोल क्या है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में? तो मोबिलाइज्ड इन बोथ एंटीबॉडी एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स मीन कि ये जो लिम्फोसाइट हैं वो दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेल मीडिएटेड और इम्यून मीडिएटेड भी, एंटीबॉडी मीडिएटेड भी। लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज इंटरेक्ट इन बायडायरेक्शनल वे, मीन के मैक्रोफेजेस टी सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है और टी सेल अगेन मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर रहा है। Both classes of lymphocyte migrate into lymphocyte using some of the same adhesion molecule, parent chemokine that recruit other leukocyte। ये
दोनों माइग्रेशन कर रहे हैं साइट ऑफ द इंजरी पे। इन द टिश्यू बी लिम्फोसाइट में डेवलप इनटू प्लाज्मा सेल। जब ये टिश्यू में चले जाते हैं तो बी लिम्फोसाइट या तो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगे विच सीक्रेट एंटीबॉडी, एंड CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट आर एक्टिवेटेड टू सीक्रेट साइटोकाइंस। तो बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट होंगे प्लाज्मा सेल में ताकि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कर लें, और जो टी लिम्फोसाइट है वो जो टी लिम्फोसाइट है वो साइटोकाइंस की प्रोडक्शन कर रहा है। बाय वर्चू ऑफ साइटोकाइन सिक्रीशन CD4 T lymphocyte promote inflammation and influence the nature of the immune inflammatory reaction. There are three subset of CD4 helper T cell. जब ये CD4 T सेल जो है वो प्रोमोट कर रहा है इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, वो नेचर ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन पे ये इन्फ्लुएंस हो रहा है। और इसमें 3 सबसेट ऑफ CD4 T सेल्स है, जिसमें है T helper 1 सेल, T helper 2 सेल एंड T helper 17 सेल। T helper 1 क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस द साइटोकाइन इंटरफेरोन गामा व्हिच एक्टिवेट मैक्रोफेजेस इन द क्लासिकल पाथवे। T helper 1 की फंक्शन क्या है? वो क्लासिकल पाथवे में मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर रहा है। T helper 2 की फंक्शन क्या है? इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13 को रिलीज कर रहा है व्हिच रिक्रूट एंड एक्टिवेट एसिनोफिल एंड आर रिस्पांसिबल फॉर द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द मैक्रोफेज एक्टिवेशन। और ये एसिनोफिल को एक्टिवेट कर रहा है और इसके साथ साथ अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट कर रहा है। T helper 17 सेल सेक्रेट इंटरल्यूकिन 17 एंड अदर साइटोकाइंस, और इसकी फंक्शन क्या है? सिक्रीशन ऑफ द कीमोकाइन रिस्पांसिबल फॉर रिक्रूटिंग न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट इनटू द रिएक्शन या साइट ऑफ द इंजरी। और इसके फंक्शन है कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को साइट ऑफ द इंजरी में उसको अट्रैक्ट कर सके। एक्टिवेटेड T lymphocyte release inflammatory cytokine. कौन से इंटरल्यूकिन 17, TNF also activated interferon gamma alpha for activation of the macrophages. Macrophages lymphocyte interaction, तो ये याद रख ली कि ये इंटरेक्शन किस तरह हो रहा है। सबसे पहले ये मैक्रोफेजेस हैं। तो मैक्रोफेजेस जब भी इसको इंटरफेरोन गामा या माइक्रोब्स एंटर हो जाए बॉडी में, तो ये मैक्रोफेजेस इंटरेक्ट हो जाए, तो ये मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो रहा है इन द क्लासिकल पाथवे में। और जब ये क्लासिकल पाथवे में एक्टिवेट हो जाए तो ये TNF एंड इंटरल्यूकिन 1 रिलीज कर रहा है ताकि अदर मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल को ये अट्रैक्ट कर सके साइट ऑफ द इंजरी में। अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर भी रिलीज कर रहा है। सेकंड ये है कि ये इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 6 और 23 ये रिलीज कर रहा है। तो इनकी फंक्शन क्या है? ताकि T लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर सके। और सेकंड फंक्शन इसका ये है कि जब ये एक्टिवेट होंगी तो ये एंटीजन को T लिम्फोसाइट को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जब सारे फंक्शन हो जाते हैं तो ये T लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब ये T लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं, और मोस्टली T लिम्फोसाइट 1 एंड 17, तो ये क्या कर रहा है? इंटरल्यूकिन 17 और TNF रिलीज कर रहा है ताकि ये न्यूट्रोफिल वगैरह को अट्रैक्ट करे साइट ऑफ द इंजरी में। अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर भी रिलीज कर रहा है, और ये इंटरफेरोन गामा भी रिलीज कर रहा है ताकि वो आगे नेक्स्ट मैक्रोफेज को इन क्लासिकल पाथवे में एक्टिवेट कर सके। तो ये मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट के इंटरेक्शन है वो इस तरह हो रहा है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कौन से है कि कौन से सेल ऐसे हैं जो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, T सेल्स को, B सेल्स को और अदर सेल्स को? तो वो है मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट एंड डेंड्रिटिक सेल। तो ये तीनों जो है वो कॉमन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। एसिनोफिल की फंक्शन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या है? इन्वॉल्व पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड आल्सो इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन। अगर एलर्जिक रिएक्शन हो या पैरासिटिक इन्फेक्शन हो तो उसमें एसिनोफिल इंक्रीज होंगे। एसिनोफिल आर ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्यूल्स कंटेन मेजर बेसिक प्रोटीन, दीज आर टॉक्सिक टू पैरासाइट। अब ये आप लोग की माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि एसिनोफिल पैरासिटिक इन्फेक्शन में क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इसके ग्रेन्यूल्स में मेजर बेसिक प्रोटीन होते हैं और वो टॉक्सिक होता है पैरासाइट के लिए। तो जब भी पैरासाइट बॉडी में एंटर होंगी तो एसिनोफिल आएंगे और वो जो ग्रेन्यूल्स है उसके कंटेंट रिलीज करेंगे मेजर बेसिक प्रोटीन को, और वो प्रोटीन क्या है? वो टॉक्सिक है पैरासाइट के लिए, तो वो पैरासाइट को किल कर रहा है।
Eosinophil have highly cationic protein which are toxic to parasite. अब eosinophil क्या है, वो cationic प्रोटीन है और वेरी टॉक्सिक थे पैरासाइट के लिए. Eosinophil are also involved in abundant IgE mediated immune reaction. वो IgE mediated immune जो एलर्जिक रिएक्शन है वो उसमें भी eosinophil इन्वॉल्व होता है. When the amount of eosinophil increase collectively called, जिसको हम eosinophilia कहते हैं, जब भी अमाउंट ऑफ द eosinophil इंक्रीज हो जाए बॉडी में तो उसको हम कहेंगे कि ये eosinophilia है. मास्ट सेल की फंक्शन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या है, फाउंड इन बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. वो ये एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दोनों में प्रेजेंट होते हैं. एक्सप्रेस सरफेस रिसेप्टर दैट बाइंड टू एफसी पोर्शन ऑफ आईजी. इसके सरफेस पे क्या होते हैं, आईजी एंटीबॉडीज अटैच होता है और जब भी आईजी एंटीबॉडीज के साथ फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एजेंट या फॉरेन एंटीजन अटैच हो जाते हैं तो वो डीग्रेनुलेट हो जाते हैं और ये हिस्टामिन रिलीज करता है और एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं. द मोस्ट डीग्रेनुलेट रिलीज हिस्टामिन. ग्रेन्यूल्स रिलीज हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन during allergic reaction to food, insect venom, drug, sometime which the catastrophic result in anaphylactic shock, इससे भी काज हो जाता है. तो जब भी किसी को एलर्जी हो, फूड से एलर्जिन है या इंसेक्ट वेनम से या ड्रग से, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो डीग्रेनुलेट हो जाते हैं और हिस्टामिन को रिलीज कर रहे हैं. और हिस्टामिन की फंक्शन क्या है कि वो इंसेक्ट हिस्टामिन क्या कर रहा है, एलर्जिक रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है. न्यूट्रोफिल क्या है, एक्टिव और प्रेजेंट इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन. ये तो बेसिकली प्रेजेंट होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी ये प्रेजेंट होता है सम टाइम. तो क्रॉनिक स्टोमालाइटिस ये एक एग्जांपल है कि इसमें जो न्यूट्रोफिल है वो भी प्रेजेंट होता है. काज क्रॉनिक डैमेज इंड्यूस्ड इन लंग बाय स्मोकिंग and other irritant stimuli. टिश्यू डिस्ट्रक्शन आकर, अब टिश्यू डिस्ट्रक्शन हमने कहा था कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है. तो वो क्यों, किस वजह से हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से हो रहा है और परसिस्टेंट इन्फेक्टिंग मटेरियल्स की वजह से हो रहा है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हमारी इम्यून सिस्टम एरिडिकेट नहीं कर सकते, तो उसके साथ साथ वो टिश्यू भी डैमेज हो रहा है. तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन है वो भी सिमल्टेनियसली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हो रहा है. रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू जिसको हम हीलिंग कहते हैं, तो ये प्रोसेस भी हो रहा है ताकि जो भी टिश्यू डैमेज हो रहा है उसको रिमूव करने और उसकी जगह को फिल करे. तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि ये हीलिंग प्रोसेस है. अगर भाई प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल, इसमें अगर वेसल डैमेज हो रहा है तो वेसल भी दोबारा बन रहे हैं. इस प्रोसेस को हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं, मीन न्यू वेसल फॉर्मेशन. प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट और इसके साथ साथ फाइब्रस टिश्यू की अक्यूमुलेशन हो रहा है जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं. ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन एक अनदर टर्म है जिसको हम कहेंगे कि इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और वो है ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलेट ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस विद स्कैटर्ड लिम्फोसाइट. ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जिसमें ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो रहा है. और ग्रेनुलोमा क्या है कि डिफरेंट मल्टीपल एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और इसके साइड्स पे लिम्फोसाइट भी इकट्ठे हो जाते हैं. तो उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेनुलोमा और इस इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन. Rheumatic inflammation develop when the cell tries to contain an opposing agent very difficult to eradicate. अब अगर हमारी सेल्स जो है ऐसे इन्फेक्शन एजेंट हमारे बॉडी में एंटर हुआ है जो हमारी इम्यून सेल्स जो है वो उसको इजीली एरेडिकेट नहीं कर सकती, वो वहाँ पे सेल एक्टिवेट होंगे, माइक्रोब को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती. तो और सेल्स को मल्टीपल सेल्स को आगे एक्टिवेट कर रहे हैं तो वहाँ पे वही साइड पे ज़्यादा टिश्यू सेल्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन. This type of chronic inflammation is characterized as formation epithelioid cell granuloma, और इसमें epithelioid cell granuloma फॉर्मेशन हो जाता है. तो इस टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन को हम कहेंगे कि ये ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है. इन ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन टी लिम्फोसाइट आल्सो प्रेजेंट, इसमें टी लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट होते हैं. एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस बिकम एनलार्ज, और इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो इरेडिकेट नहीं होगा तो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे और इसकी जो साइटोप्लाज्म है वो एनलार्ज होंगे.
latent and they have abundant cytoplasm and they resemble like epithelial cell, और ये epithelial cells की structure की तरह नजर आएंगी, इसी वजह से इसको हम epithelioid cells कहते हैं। epithelioid cell क्या है? Activated macrophage with abundant cytoplasm, तो उसको हम कहेंगे कि ये epithelioid cells है, वो epithelial cells की तरह नजर आएंगी, इसी वजह से इसको हम epithelioid cells कहते हैं। May fuse एंड फॉर्म मल्टीन्यूक्लिएट जायंट सेल, और ये भी हो सकता है कि मल्टीपल जो मैक्रोफेजेस है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और जायंट सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसको भी हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। अब ग्रेनुलोमा क्या है? द माइक्रोस्कोपिक क्रिएशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जायंट सेल सराउंडेड बाय अ कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल इज कॉल्ड ग्रेनुलोमा। जब मैक्रोफेजेस एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एक एग्रीगेट बन जाता है, और उसी एग्रीगेट के सर्कुलर क्या होता है, लिम्फोसाइट भी अक्युमुलेट हो जाते हैं, तो उसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये ग्रेनुलोमा है। ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या है, मल्टीपल ये मैक्रोफेजेस है और इसके सराउंडिंग जो है वो साइटोप्लाज्म है, सराउंडिंग लिम्फोसाइट है। जिस तरह ये होल स्ट्रक्चर जो है इसके दरमियान ये क्या है, ये मैक्रोफेजेस है, जॉइंट मैक्रोफेजेस है, और इसके सरफेस पे ये साइड पे ये क्या है, ये लिम्फोसाइट अक्युमुलेट हुआ है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्रेनुलोमा। ये भी एक टिपिकल ग्रेनुलोमा रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस शोइंग सेंट्रल एरिया केशियस नेक्रोसिस। इसमें क्या है, नेक्रोसिस है, एक्टिवेटेड एपिथेलियल मैक्रोफेजेस हैं, और जायंट सेल्स एंड पेरिफेरल अक्युमुलेशन ऑफ द लिम्फोसाइट। ये क्या है, स्मॉल ये लिम्फोसाइट है। तो इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्रेनुलोमा, और इसी टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन को हम कहेंगे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। टाइप ऑफ ग्रेनुलोमा क्या है, टू टाइप्स हैं। एक है फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा, एक्टिवेटेड अगेंस्ट एनी फॉरेन बॉडी, मीन कि बॉडी में अगर एनी फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, और जिस तरह एग्जांपल में है सूचर या फाइबर, तो उसी के अगेंस्ट हमारे बॉडी जो रिएक्शन शो कर रहा है वहाँ पे फेगोसाइटिक सेल्स अक्युमुलेट हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि ये फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा है। In this process, sometimes the epithelial cells and giant cell form that will force to the surface of foreign body, और ये मोस्टली ये epithelial जो सेल्स है और जाइंट सेल है, ये सरफेस ऑफ द फॉरेन बॉडी को अफोर्स कर रहे हैं, ट्राई टू कंटेन द फॉरेन बॉडी, और ये जो सेल्स है ये ट्राई कर रहे हैं ताकि फॉरेन बॉडी को ये कंटेन कर सके। तो इस टाइप ऑफ ग्रेनुलोमा को हम कहेंगे कि ये फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा है। एक है इम्यून ग्रेनुलोमा, मीन परसिस्टेंट टी सेल mediated immune response. Immunogranuloma develop in the presence of different microorganisms. Very difficult to eradicate these microorganisms and also cause immune response. और इसमें भी टी सेल इन्वॉल्व होंगे और टी सेल mediated immune response इसमें होंगे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम इजीली इरेडिकेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या होगा, ये इम्यून ग्रेनुलोमा बन जाएंगी। मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रेनुलोमा क्या है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस विद थिन ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। मैक्रोफेजेस होंगे और ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म इसको नजर आएंगे, सराउंडिंग बाय लिम्फोसाइट। और ओल्ड ग्रेनुलोमा में शो द रिम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एज वेल, मीन कि उसमें रिम ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट जायंट सेल भी होते हैं। ये जिस तरह ये है एपिथेलियल सेल्स है और ये जायंट सेल्स है, और इसके सराउंड में क्या है, लिम्फोसाइट है, और इसमें फाइबरस टिश्यू भी प्रेजेंट है। तो इस होल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्रेनुलोमा। डिजीज विद ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के कौन कौन से ऐसे डिजीज है जिसमें ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन काज हो रहा है, तो वो है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी या सिफिलिस, क्रॉन डिजीज और कैट स्क्रैच डिजीज। ये ऐसे डिजीज है जिसमें ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन काज कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट में ये समरी है कि एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में डिफरेंस क्या है। तो एक्यूट में क्या है, अगर ड्यूरेशन हम देखें तो वो शॉर्ट होता है, डेज में होता है,
और अगर क्रॉनिक हम बात कर ले तो वो वीक्स टू मंथ्स में होता है। अनसेट अगर हम बात कर ले तो वो एक्यूट का एक्यूट होंगे और क्रॉनिक का इंसिडियस मीन प्रोलॉन्ग होंगे और लॉन्ग लास्टिंग होंगे। इन्फ्लेमेटरी सेल्स की अगर हम बात कर ले तो एक्यूट में न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस होते हैं, लेकिन प्री डोमिनेंट सेल में न्यूट्रोफिल होते हैं, और क्रॉनिक में लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रीडोमिनेंटली होते हैं। वेस्कुलर चेंजेस की अगर हम बात कर ले तो वेजोडाइलेशन और इंक्रीज परमेबिलिटी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होते हैं, लेकिन क्रॉनिक में ये नहीं होता। जस्ट न्यू वेसल फॉर्मेशन, ग्रेनुलेशन टिश्यू मीन की फाइब्रेशन, फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन और न्यू वेसल फॉर्मेशन इसमें हो रहा है। फ्लूइड एक्सुडेशन एंड एनीमिया ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में प्रेजेंट होता है और क्रॉनिक में ये एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें वेजोडाइलेशन और इंक्रीज परमेबिलिटी नहीं होता। कार्डिनल साइन मीन कि वो जो 5 साइन थे एक्यूट इन्फ्लेमेशन का वो नहीं होंगे, या क्रॉनिक एक्यूट में वो प्रेजेंट होंगे और क्रॉनिक में वो एब्सेंट होंगे। फाइब्रोसिस जो है, फाइब्रस टिश्यू की अकमुलेशन, वो एक्यूट में नहीं होता, वो क्रॉनिक में प्रेजेंट होते हैं। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन मीन कि आप फीवर आपन की एक्यूट इन्फ्लेमेशन में फीवर होंगे और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बिल्कुल लो ग्रेड फीवर और एनीमिया होंगी। चेंज इन पेरिफेरल ब्लड क्या होगा, न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइटोसिस, इसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे और लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे एक्यूट में। और क्रॉनिक में क्या होगा, WBC चेंज इन प्लाज्मा, इम्यूनोग्लोबुलिन मीन कि इम्यूनोग्लोबुलिन में चेंजेस होंगे, बीन के एंटीबॉडीज की में चेंजेस आएंगे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।